हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चैनल बाय इंजीनियर्स में। आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे ही आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे जिसमें योगेश सर ने फिजिक्स से स्टार्ट किया था और उन्होंने अपना सिलेबस बताया था, जिसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। फिजिक्स का अलग, बायो अलग और केमिस्ट्री अलग। फिजिक्स उन्होंने स्टार्ट कर दी है, उन्होंने लाइट चैप्टर पढ़ाया था। तो आप कमेंट में बताना कि सर ने कैसा पढ़ाया। और हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की रिएक्शन से बनने वाला न्यू सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। कभी भी हम दो चीजों को मिलाते हैं और तीसरी चीज बनती है तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, कोई तीसरी चीज नहीं बनती, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन। जैसे कि समझो, मैं पानी में नमक घोल लेता हूं, जिससे क्या हो गया? पानी पानी ही रहेगा, पानी में कोई चेंज हुआ नहीं। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि मैं लकड़ी को जला देता हूं तो वो कोयला बन जाती है या राख बन जाती है। तो क्या राख से वापस लकड़ी बनाई जा सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। फिजिकल चेंज में हमने पानी के अंदर नमक मिलाया, लेकिन हम पानी को उबाल के नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो? पानी को बॉईल किया, वेपराइज किया, वेपर करके उसको अलग कलेक्ट कर लिया और नमक वहीं का वही रह गया। इसी तरह तो नमक बनाया जाता है। तो फिजिकल चेंज में हम उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जैसे समझो कि H प्लस वाई रिएक्शन की तो Z+P बनाया। जो चीज हम लेते हैं रिएक्शन के लिए उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है बाद में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हुआ? सब्सटेंस वो आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और सब्सटेंस विच आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रिजल्ट के रूप में हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई है तुम्हारे सिलेबस में, जो कि हम देखते हैं। जैसे एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी आपको दी हुई है जिसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं? मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, बर्नर लेते हैं, सैंड पेपर लेते हैं और हम व्हाइट ग्लास लेते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका कलर कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। हम सैंड पेपर क्यों लेते हैं? कि जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। व्हाइट ग्लास क्यों लेते हैं? एक व्हाइट ग्लास का समझ लो एक चीनी मिट्टी का बर्तन होगा या बाउल होगा जिसपे के अंदर हम कलेक्ट करेंगे। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं हम कि एक बर्नर लेते हैं, एक टंग मतलब चिमटी लेंगे हम, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं और उसको फ्लेम के ऊपर करते हैं। फ्लेम के ऊपर रखने से क्या होगा कि हमें एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखाई देती है। व्हाइट फ्लेम दिखती है और जो मैग्नीशियम है वो जल के राख बन जाता है। जो राख बनता है वो कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन था वो सिल्वरी ग्रे कलर का था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है प्रोडक्ट वो कैसा? व्हाइट कलर का था। व्हाइट ग्लास में हमने कलेक्ट किया। असल में रिएक्शन क्या होती है? Mg ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम का कलर ग्रे होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये तुम्हारा पहली और सिंपल केमिकल इक्वेशन थी। सेकंड समझते हैं 1.2। इसके अंदर क्या हो रहा है? 1.2 के अंदर हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 क्या होल ट्वाइस, जिसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। फिर हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Ki, और जिसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। इन दो हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लिक्विड लेड नाइट्रेट मिलाया, उसके अंदर फिर क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और उन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्या बनता है? एक येलो करके पीपीटी मतलब क्या होता है? पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन क्या होता है कि पर्सिपिटेशन एक तरीके से समझो कि एक लिक्विड है जिसमें सेपरेट लेयर बन रहा है।
मतलब जो नीचे इकट्ठा, प्रेसिपिटेट, इकट्ठा हो जाना, जो टेस्ट ट्यूब की तलहटी में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। जब हम पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? येलो कलर का एक पीपीटी बनता है, जो कि क्या होता है? लेड आयोडाइड। और हमारे पास क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, जो जिसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का। एक चीज और हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब होती है वो ठंडी होने लगती है, क्या होगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। हम ये चीज भी इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। आई थिंक आपको एक्टिविटी 2 भी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या होता है कि हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, एक कोक लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, और हम जिंक के ग्रेनुअल्स का मतलब क्या होता है? टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को हम ग्रेनुअल्स बोलते हैं। जिंक ग्रेनुअल्स कैसा कलर का होता है? जिंक सिल्वर कलर का। और हम एक एसिड लेते हैं, एसिड हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि हमें डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। और एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है? आपको पता होगा कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। वो ये चीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वाटर के अंदर हम एसिड मिलाते हैं या एसिड के अंदर हम वाटर मिलाते हैं, कैसे हम उसको डाइल्यूट करते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 होता है जिसको हम डाइल्यूट किया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, या फिर हम डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है। हम एक फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर हम जिंक ग्रेनुअल्स डाल देते हैं, उसके बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला के कोक को बंद कर देते हैं और एक ग्लास की ट्यूब ले लेते हैं। ग्लास की ट्यूब डाल दी, कोक को कर दिया क्लोज। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जिंक के ग्रेनुअल्स डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। जिंक का कलर बताया था मैंने, सिल्वर होता है, और डाइल्यूट H2SO4 का कलर कैसा होगा? कलरलेस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट बनाते हैं, जो कि कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और उसके अंदर बबल्स निकलते दिखाई देते हैं हमें क्या छोटी छोटी यहाँ से बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। जो बबल्स की चीज के होते हैं? हाइड्रोजन गैस के। जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए हमने ये ट्यूब लगाई थी। अब आपको समझ में आ गया वो होगा कि हमने ट्यूब क्यों लगाई थी। हम एक चीज ऑब्जर्व और करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ रिलीज होने के साथ साथ इस कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है रिएक्शन के बाद, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक्टिविटी 3 भी समझ में आ गई। ऐसे हमने करके 3 एक्टिविटी देखी। तीनों एक्टिविटी से हमें कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता होगा? देखो, एक तो ये 4 पॉइंट है जिससे हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बदलाव देखा हमने देखा कि चेंज इन स्टेट चेंज हो रही है। क्या हुआ? सॉलिड है जो कि गैस में बन रहा है, लिक्विड है सॉलिड लिक्विड में बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है स्टेट में। कलर में चेंज हो रहा है, सिल्वर व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाइट येलो में कन्वर्ट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, H2 गैस निकल रही है इसमें। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा करके हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखी इन रिएक्शन से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज के चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिसके लिए हमने 3 एक्टिविटी भी देखी थी। होप यू आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे के स्टेप अगली क्लास में देखते हैं। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आपको देख रहा होगा कि मुझे बहुत पसीने स्वेट आ रहा है, लेकिन क्या करें, पंखा बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें साउंड सही नहीं आएगा, फैन की आवाज सही आएगी, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। होप यू आपको सारा समझ में हो गया। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।